नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं संजय रोयल स्वागत करता हूं इन स्पेशल ई लर्निंग क्लासेस में आपका। आज की क्लास है कक्षा 12। कक्षा 12 में जीव विज्ञान हिंदी मीडियम जो है उसके संदर्भ में हम पढ़ेंगे, जिसमें हम आज पढ़ेंगे अध्याय चैप्टर नंबर 10 जो प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में है, उसका अध्ययन हम आज इसमें करेंगे। अब प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, उसकी परिभाषा और प्रकाश संश्लेषण का जो इतिहास है उससे संबंधित कुछ सामान्य जानकारियां जो हैं वो पिछली क्लास में हमने ली थी। आज की जो क्लास है उसमें हमें प्रकाश संश्लेषण की पूरी क्रिया विधि वगैरह यदि हम पढ़ें तो उससे पहले कुछ सामान्य बातें जो उसके बारे में जाननी जरूरी हैं उनका अध्ययन हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक जो आता है वो हम पढ़ेंगे, वो है प्रकाश संश्लेषी स्थल। हम पहले प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में कुछ सामान्य बातें जो हैं वो जान रहे हैं यहाँ पर। तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर होता है उसकी जानकारी हमें यहाँ पर देखेंगे। अब प्रकाश संश्लेषण एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है जो कई सारे जीव प्रदर्शित करते हैं, जैसे कुछ नील हरित जीवाणु, बैक्टीरिया जो है जीवाणु, उनमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है। इसके अलावा शैवाल, पादप जगत में जितने भी जीव आते हैं, जितने भी प्रकार के पादपों की श्रेणियां हैं, शैवाल हैं, ब्रायोफाइटा हैं, टेरिडोफाइटा हैं, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, ये सारे जीव जो हैं या सारे तरह के पादप जो हैं वो प्रकाश संश्लेषण दर्शाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर आवर्तबीजी और अनावर्त बीजी यानी उच्च पादप जो हैं उनके अंदर प्रकाश संश्लेषण जो है उसकी क्रिया विधि हम पढ़ेंगे। तो इसके लिए केवल ये ध्यान रखें कि उच्च पादपों में हम प्रकाश संश्लेषण पढ़ रहे हैं। उच्च पादपों में यदि देखा जाए तो उसके मूल रूप से दो भाग होते हैं, या पादप को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। एक निचला भाग जो जमीन के भीतर की ओर स्थित होता है वो पादप भाग जो है वो कहलाता है मूल तंत्र, और ऊपर का जो भाग है वो है प्ररोह तंत्र। प्ररोह तंत्र में तना और पत्तियां जो हैं वो शामिल की जाती हैं। इसमें प्रकाश संश्लेषी स्थल जो है वो क्या है, एक पर्ण। पादप में सामान्यतः प्रकाश संश्लेषण पादप के हरे भागों में होता है, और हरे भाग मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो पर्ण ही होते हैं। तो पर्ण के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब पर्ण की संरचना वगैरह में यदि हम देखें तो ऊपर की तरफ से ऊपरी बाह्य त्वचा पाई जाती है, नीचे की तरफ निचली बाह्य त्वचा पाई जाती है जिसमें रंध्र जो है वो भी उपस्थित होते हैं। बीच में संवहन पूल जो है वो पाए जाते हैं जिनमें जाइलम फ्लोएम वगैरह जो है वो उपस्थित होते हैं। इसके अलावा ये जितना भी भाग होता है बाह्य त्वचा और संवहन पूल को छोड़ के वो सारा भाग जो है वो कहलाता है पर्ण मध्योतक। अब पर्ण मध्योतक में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो या तो मर्दोतक कोशिकाएं या खंभोतक कोशिकाएं होती हैं। ये पर्ण मध्योतक जो है वही क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। पर्ण मध्योतक में पाई जाने वाली जो कोशिकाएं हैं, किसी एक कोशिका की यदि हम बात करें तो एक कोशिका सामान्य प्रकार की मर्दोतकीय कोशिका होगी जिसमें बाहर की तरफ कोशिका झिल्ली है, अंदर एक केंद्रक है, केंद्रक के अलावा एक बड़ी रिक्तिका जो है वो उसमें पाई जाती है। साथ में इसमें छोटे छोटे संरचनाएं जो है वो उपस्थित होती हैं, विशिष्ट संरचनाएं जिनको हम कहते हैं पर्णहरित। तो पर्ण मध्योतक कोशिका में मिलता है पर्णहरित, उसमें प्रकाश संश्लेषण की घटना होती है। अब इस आधार पर यदि हम देखें तो कोशिका का वो कोशिकांग जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है यानी प्रकाश संश्लेषी स्थल वो क्या है, पर्णहरित होता है। सॉरी, पर्णहरित नहीं, क्लोरोप्लास्ट या जिसको कहा जाता है हरित लवक। सॉरी, ये भूल से थोड़ा सा गलत लिख दिया था। तो हरित लवक को आप ध्यान में रखें। पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में क्या मिलते हैं, हरित लवक मिलते हैं, और हरित लवक में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की घटना होती है। तो हम प्रकाश संश्लेषी स्थल यदि पढ़ रहे हैं तो वो अंतिम रूप से देखा जाए तो कौन सा स्थल है, हरित लवक। हरित लवक ही वो कोशिकांग है जिसमें प्रकाश ऊर्जा को उपयोग में लेते हुए कार्बनिक पदार्थों का या भोजन का संश्लेषण किया जाता है। भोजन का संश्लेषण यहाँ पर होता है, इसलिए इसे कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं। अब एक हरित लवक की संरचना यदि हम देखें तो हरित लवक जो है वो एक दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग होता है। कोशिका में तीन ही ऐसे कोशिकांग हैं जिन पर दोहरी झिल्ली पाई जाती है, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक। केंद्रक कोशिका का नियंत्रण करता है, बाकी कोशिकांगों के रूप में
माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक पर ही दोहरी झिल्ली होती है। ये बाह्य हरित लवक झिल्ली, ये आंतरिक हरित लवकीय झिल्ली, दोनों के बीच में मिलता है अंतराल। बाह्य झिल्ली जो है वो प्रोटीन के लिए पारगम्य झिल्ली होती है, जो कि आंतरिक झिल्ली जो है वो प्रोटॉन के लिए अपारगम्य होती है, प्रोटॉन यानी H+। तो बाह्य झिल्ली H+ या प्रोटॉन के लिए पारगम्य, आंतरिक झिल्ली अपारगम्य झिल्ली होती है। इसके भीतर की तरफ यदि हम देखें तो हरित लवक में कई सारी चीजें पाई जाती है। भीतर का सारा जो पदार्थ है वो इसका कहलाता है स्ट्रोमा। तो इसमें स्ट्रोमा उपस्थित होता है। उस स्ट्रोमा में इकाई झिल्ली से घिरी हुई कई सारी पटलिकाएं या कई सारी पट्टियां सी मिलती हैं। इनको हमें पटलिका या थाइलेकोइड कहते हैं। तो इसमें पाई जाती हैं पटलिकाएं, और ये पटलिकाएं जो हैं वो आपस में मिलकर समूह बनाती हैं। जैसे कई सारे सिक्कों का एक समूह बनता है, एक गट्ठर बनता है, उस तरह का समूह बनाते हैं। पटलिकाओं का ये एक 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 इकाई संरचना जो है वो तो है पटलिका, और ये जो पूरा समूह है इसको कहते हैं ग्रेना। और ग्रेना ही वह स्थल है जहां पर मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण होगा। अब हमने प्रकाश संश्लेषण के इतिहास में पढ़ा था, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशिक और अप्रकाशिक दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। प्रकाशिक अभिक्रिया जो है उसका जो स्थल है वो तो है ग्रेना, और अप्रकाशिक अभिक्रिया जो है उसका स्थल है स्ट्रोमा। तो प्रकाश संश्लेषी स्थल में ध्यान में रखें पर्ण में पर्ण मध्योतक कोशिका, पर्ण मध्योतक कोशिका में कौन? हरित लवक, और हरित लवक में दो संरचनाएं, स्ट्रोमा या पटलिका जिसमें प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, और दूसरा जो है वो पटलिका या ग्रेना जिसमें प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, और दूसरा जो स्थल है वो है स्ट्रोमा। अब एक पर्ण मध्योतक कोशिका में यदि हम देखें तो कई सारे ग्रेना मिलते हैं, 20, 30, 40 तक ग्रेना जो है वो उनमें पाए जाते हैं, और ये आपस में जुड़े हुए भी रहते हैं। इंटरग्रेनम पटलिकाएं जो हैं वो इनको आपस में जोड़े हुए रखते हैं, और कई सारे ग्रेना जो है वो इनके अंदर यूं मिलेंगे। तो इस तरह से ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। साथ में इसमें राइबोसोम जो है वो भी पाए जाते हैं। इसके अलावा खुद का इसका डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जिसको कहते हैं, वह भी इनके अंदर पाया जाता है। वर्ताकार प्रकार का डीएनए जो है वो इसमें मिलता है। बाकी शेष जो भाग है वो क्या है? स्ट्रोमा है। अब यहाँ पर प्रकाशिक अभिक्रिया मुख्य रूप से कहाँ पर होती है? ग्रेना में। ग्रेना जो है वो पटलिकाओं से बने होते हैं। एक पटलिका को यदि हम बड़े रूप में देखें तो वो इस प्रकार की दिखाई देती है। पटलिकाओं की जो आंतरिक सतह होती है, इस आंतरिक सतह पर पाए जाते हैं प्रकाश संश्लेषी वर्णक, और ये वर्णक जो है वो छोटे छोटे गुच्छों में या समूह में पाए जाते हैं। तो आंतरिक सतह पर यदि हम देखें, जैसे ये थाइलेकोइड की भित्ति है, इस भित्ति के ऊपर यूं वर्णकों का पूरा एक ग्रुप मिलता है जिसमें लगभग 250 से 300 प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के अणु पाए जाते हैं, और ये प्रकाश संश्लेषी वर्णक अणु जो हैं वो मिलकर एक क्वांटम का निर्माण करते हैं। तो ये वर्णक समूह जो हैं जो थाइलेकोइड की आंतरिक झिल्ली पर पाए जाते हैं, इन वर्णक के समूह को कहा जाता है क्वांटासोम। ये क्वांटासोम जो है वो विशेष प्रकार की इकाइयां होती हैं जिसे हमें प्रकाश संश्लेषण इकाई के तौर पर भी जानते हैं, या इसे प्रकाश संश्लेषण इकाई भी कहा जा सकता है। इनमें एक क्वांटासोम में यदि हम देखें तो वर्णक, अलग अलग प्रकार के वर्णक अणु पाए जाते हैं। लगभग 230 वर्णक अणु जो हैं वो तो इनमें पाए जाते हैं क्लोरोफिल के या पर्णहरित के, जो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, फिर उसे वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इसके अलावा कुछ सहायक वर्णक वगैरह जो हैं वो भी इसमें पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये चीज देखी, प्रकाश संश्लेषण का स्थल जो है वो क्या होता है, बड़े स्तर से छोटे स्तर की ओर जाते हुए। एक बार फिर से देख ले, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उच्च पादपों की पत्तियों में होती है। पत्तियों में यदि हम देखें तो अलग अलग प्रकार की जो कोशिकाएं या घटक है, उनमें से पर्ण मध्योतक की जो कोशिकाएं हैं वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। पर्ण मध्योतक कोशिका में भी कोशिकांग जो पाए जाते हैं अलग अलग प्रकार के, उनमें हरित लवक जो कोशिकांग है वो प्रकाश संश्लेषी स्थल होता है।
हरित लवक के संरचना में चित्र वगैरह जो है वो बना हुआ मिलेगा नोट्स में आपको, उनको आप देख लेना। ये हरित लवक की संरचना में बाहर की तरफ 2 झिल्लियां, अंदर स्ट्रोमा, स्ट्रोमा में पाई जाती है इकाई झिल्ली से घिरी हुई पट्टिका जैसी संरचनाएं जिनको हम कहते हैं पटलिकाएं। ये आपस में मिलकर एक समूह बनाती हैं, जैसे सिक्कों का गट्ठर होता है वैसी संरचनाएं जिनको हम ग्रेना कहते हैं। इस हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण में 2 क्रियाएं होती है, एक प्रकाशिक अभिक्रिया, एक अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया ग्रेना भाग में संपन्न होती है, अप्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा भाग में संपन्न होती है। प्रकाशिक अभिक्रिया में प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित किया जाता है। ये कार्य ग्रेना या कह सकते हैं इकाई के रूप में देखें तो कहाँ पर, पटलिका में होता है। अब पटलिकाओं में ऐसा क्या होता है जिसके कारण से वो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, तो वो हैं वर्णकों के अणु। पटलिकाओं में ही पाए जाते हैं वर्णक, जिनके कारण से इनका रंग जो है वो हरे रंग का दिखाई देता है। ये वर्णक जो है वो पूरे गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं, या वर्णकों के एक समूह है यूं पाए जाते हैं। जैसे ये एक समूह है, इस तरह से कई सारे वर्णकों से मिलकर बना है। वर्णकों के इन समूह को क्वांटासोम कहा जाता है। ये क्वांटासोम प्रकाश संश्लेषण की इकाई की तरह से काम करते हैं, या ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा अवशोषण वाली इकाई की तरह से काम करते हैं। एक क्वांटासोम में अलग अलग प्रकार के वर्णक अणु पाए जाते हैं, जिसमें लगभग 250, 230 पूरे एग्जैक्ट संख्या देखें तो वो तो होते हैं पर्णहरित के अणु, और इसके अलावा इनमें सहायक वर्णकों के अणु भी लगभग 100 के लगभग सहायक वर्णकों के भी अणु पाए जाते हैं। तो लगभग 350 के लगभग वर्णक अणु मिलकर क्या करते हैं, क्वांटासोम बनाते हैं। तो ये ध्यान में रखें। पर्ण में कौन सी कोशिका में होता है प्रकाश संश्लेषण? पर्ण मध्योतक कोशिका में। वहाँ पर भी कहाँ पर है, उस कोशिका में भी कहाँ होता है, हरित लवक में। और हरित लवक में कहाँ पर है, पटलिकाओं में। और पटलिकाओं में प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने वाली जो इकाई है वो क्या है, क्वांटासोम में कहलाएगी। तो ये जो है वो हुआ प्रकाश संश्लेषी स्थल, यानी पादपों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है उस स्थल के बारे में हमने इसके अंदर पढ़ा। इसके बाद में प्रकाश संश्लेषी स्थल वगैरह के बारे में हमने पढ़ लिया। फिर उसके बाद में आगे प्रकाश संश्लेषण को यदि हम पढ़ें तो उसके अंदर हमें पढ़ना होगा प्रकाश की प्रकृति के बारे में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, ये चीज पढ़ ली। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश की आवश्यकता होती है। अब प्रकाश जो है वो हम किसे कहेंगे, और कौन से प्रकाश में, या प्रकाश जो है वो प्रकाश संश्लेषण को कैसे प्रभावित करता है, तो उसके लिए पहले हमें प्रकाश की प्रकृति जो है उसको ध्यान में रखना होगा। तो प्रकाश की प्रकृति की यदि हम बात करें, जैसा कि आप फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, प्रकाश जो है वो द्वैत प्रकृति प्रदर्शित करता है, जो कणों के रूप में भी चलता है और तरंगीय रूप में भी। यहाँ पर हम प्रकाश को तरंग मान करें उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश से जो है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करता है, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो ट्रेवल करता है या गमन करता है, तो वो किस रूप में करता है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। अब एक विद्युत चुंबकीय तरंग की एक विशेषता होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो लहर के रूप में चलती है, और विद्युत चुंबकीय तरंग या किरण जो है वो जो लहर बनाती है उसमें ऊपर वाले जो स्थल बनते हैं वो तो कहलाते हैं श्रृंग, नीचे वाले जो स्थल है वो कहलाते हैं गर्त। दो क्रमागत श्रृंग और गर्त के बीच की जो दूरी है उसको हम कहते हैं तरंगदैर्घ्य, जिसकी इकाई या जिसे हम प्रदर्शित करते हैं किससे, लैम्डा से। इसके अलावा तरंग की एक निश्चित आवृत्ति भी होती है, वो एक निश्चित दूरी में कितनी बार इन दोहराव को प्रदर्शित करती है, और उनमें निश्चित ऊर्जा भी होती है। प्रकाश तरंग की ऊर्जा और तरंग दैर्घ्य में एकदम उल्टा संबंध होता है। जिस प्रकाश तरंग का तरंग दैर्घ्य कम हो उसकी ऊर्जा ज्यादा होती है। ये एक दूसरे के प्रतिलोम होते हैं। अब यहाँ पर हमें इनमें मुख्य रूप से तरंग दैर्घ्य जो है उसको ध्यान में रखेंगे। तरंग दैर्घ्य जिसे लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है, और जिसका मापन जो है वो हम दूरी के अनुसार या तो नैनोमीटर में या फिर एंगस्ट्रॉम में करते हैं। नैनोमीटर जितने भी होते हैं उनका 10 गुना होता है एक एंगस्ट्रॉम, तो यहाँ पर हम नैनोमीटर के अंदर करेंगे इनको। अब ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं वो जरूरी नहीं कि सारी की सारी प्रकाश ये तरंगें हों। प्रकाश की तरंग वो विद्युत चुंबकीय तरंग होगी जिसका तरंग दैर्घ्य
390 से 760 या कई बार 780 भी लिखते हैं, दोनों ही सही हैं इसमें, 390 से 760 नैनोमीटर के बीच में हो। यानी ऐसी विद्युत चुंबकीय तरंग जिसका तरंग दैर्ध्य 390 से ऊपर और 760 से कम हो, वो प्रकाश तरंग या प्रकाश किरण कहलाता है। इससे कम तरंग दैर्ध्य जिनका होता है, जिनका तरंग दैर्ध्य 390 से कम हो, उनको कहा जाता है इंफ्रारेड या अवरक्त विकिरण। और जिनका तरंग दैर्ध्य 760 नैनोमीटर से उल्टा लिख दिया, इनको कहा जाता है जिनका तरंग दैर्ध्य 390 से कम हो, इनको हम कहते हैं अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी विकिरण। और जिनका तरंग दैर्ध्य 760 नैनोमीटर से ऊपर हो, उनको कहा जाता है अवरक्त या फिर इंफ्रारेड विकिरण। अब ये नाम इनको क्यों देते हैं उसके लिए देखें, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग का वो रूप या वो विकिरण जो हमें दिखाई देता है, वो होता है 390 से 760 नैनोमीटर के बीच में। इसे हम दृश्य प्रकाश कहते हैं। इस दृश्य प्रकाश में भी यदि हम देखें तो अलग अलग रंग जो है वो पाए जाते हैं, और इनको हम जान सकते हैं किनके माध्यम से, विबग्योर के माध्यम से, VIBGYOR। तरंग दैर्ध्य जिसकी तरंग दैर्ध्य कम हो वो होता है बैंगनी रंग का। उसके बाद इंडिको आसमानी, ब्लू नीला, ग्रीन हरा, येलो पीला, ऑरेंज नारंगी रंग का, और रेड लाल रंग का। तो ये 390 से 760 के बीच का जो तरंग दैर्ध्य है वो 7 रंगों में या 7 विकिरणों में विभेदित होता है। इनमें सबसे कम तरंग दैर्ध्य जो है वो है बैंगनी रंग का, जो 390 से 430 नैनोमीटर के बीच में होता है। जिसका तरंग दैर्ध्य 390 से 430 हो वो बैंगनी रंग का दिखाई देगा। उसके ऊपर हो तो इंडिगो, उसके ऊपर हो तो ब्लू, इस तरह से कलर दिखाई देगा। और सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य जो है वो होता है लाल रंग के विकिरण का या लाल किरणों का, जिनका जो तरंग दैर्ध्य है वो लाल रंग में सबसे अधिक होगा। ये जो विकिरण है वो 680 से 760 नैनोमीटर के बीच में होता है। अब जिन तरंगों का तरंग दैर्ध्य लाल रंग के तरंग दैर्ध्य से ऊपर हो, रक्त का रंग लाल होता है इसलिए 760 या 780 भी मानते हैं, उससे ऊपर का जो तरंग दैर्ध्य है उन विकिरणों को हम कहते हैं इंफ्रारेड या अवरक्त विकिरण। और जिनका बैंगनी रंग से नीचे का तरंग दैर्ध्य हो, 390 से ऊपर तो बैंगनी रंग का विकिरण शुरू हो जाता है, 390 नैनोमीटर से नीचे का तरंग दैर्ध्य जिनका हो वो क्या है, पराबैंगनी विकिरण। तो सीधी सी बात यूं देखें, प्रकाश जो है उसकी प्रकृति में देखें तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है, जिसमें 2 सुरंगों या गर्तों के बीच की दूरी है वो तरंग दैर्ध्य है। और विद्युत चुंबकीय तरंगों या विकिरणों का तरंग दैर्ध्य यदि 390 से 760 नैनोमीटर के बीच में हो तो वो हमें दिखाई देता है, उसे हम दृश्य प्रकाश या प्रकाश किरण कहते हैं, जो 7 अलग अलग रंगों में विभेदित होता है। दृश्य प्रकाश को हम 7 रंगों में बांट सकते हैं, और वो बेनी आह पेनाला के अनुसार या विबग्योर के अनुसार होता है। इसमें सबसे कम तरंग दैर्ध्य 390 से 430 वो तो होता है बैंगनी रंग का, और 680 से 760 ये तरंग दैर्ध्य जो है वो होता है लाल रंग का। अब 390 से कम तरंग दैर्ध्य हो तो ऐसे विकिरण को हम कहेंगे पराबैंगनी विकिरण, और ये हमें दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि दृश्य प्रकाश में नहीं आते हैं। और 760 नैनोमीटर से ऊपर भी यदि तरंग दैर्ध्य हो तो वो विकिरण भी दिखाई नहीं देते हैं, उनको हम कहते हैं अवरक्त विकिरण। ये भी दृश्य प्रकाश की रेंज से बाहर के विकिरण हैं। अब यहाँ पर ध्यान में रखें ये चीज, ये है दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश जो है वो 390 से 760 नैनोमीटर के बीच में ही होता है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो इसी प्रकाश पर होती है या इसी प्रकाश में होती है। अब प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया है वह इस प्रकाश में या इस विकिरण में संपन्न होती है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण भी कहते हैं।
यानी विकिरण का वह मान जिसका तरंग दैर्ध्य 390 से 760 नैनोमीटर के मध्य हो, उसी प्रकाश में या उसी विकिरण में प्रकाश संश्लेषण होता है या प्रकाश संश्लेषण की घटना सक्रिय होती है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण जो है वो कहा जाएगा। या इसे हिंदी में कहते हैं पार रेडिएशन, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण। तो इसमें कई बार ये पूछ लिया जाता है कि पार जो है वो है क्या, उसका पूरा नाम क्या है, तो वो है प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण। और ये क्या होता है, दृश्य प्रकाश विकिरण या दृश्य प्रकाश तरंगें जिनका तरंग दैर्ध्य 390 से 760 नैनोमीटर के मध्य हो, उसी प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो सक्रिय रूप से होती है और इसी प्रकाश को हम प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण कहते हैं। अब यहाँ पर एक प्रकाश की यदि हम बात करें, प्रकाश किरणों की, तो प्रकाश की जो किरणें हैं उनकी भी एक निश्चित इकाई है। प्रकाश की किरणें कणों के रूप में चलती है जिनको हम कहते हैं फोटोन। तो एक्चुअल में यदि देखा जाए तो प्रकाश फोटोन के रूप में चलता है, या प्रकाश छोटी छोटी ऊर्जा तरंगों का एक समूह होता है जिनको हम फोटोन कहते हैं। और फोटोन में जो ऊर्जा होती है, ये तो प्रकाश कण हो गया, इस कण में एक निश्चित ऊर्जा भी है, उसकी ऊर्जा को हम कहते हैं क्वांटम। तो इस आधार पर ये दो चीजें और ध्यान में रख लें, फोटोन और क्वांटम। फोटोन हम किसे कहेंगे, फोटोन का सीधा सा मतलब होता है प्रकाश ऊर्जा के छोटे कण जिनमें उच्च ऊर्जा पाई जाती है, वे कण फोटोन कहलाते हैं। या उच्च ऊर्जा वाले प्रकाशिक कणों को हम फोटोन कहते हैं और उनकी ऊर्जा जो है उसे हम क्वांटम कहते हैं। अब इसके आधार पर, क्वांटम या फोटोन के आधार पर प्रकाश संश्लेषण से संबंधित ये दो परिभाषाएं आती हैं, उनको आप और ध्यान में रखोगे। प्रकाश संश्लेषण में हमने पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल, 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के, 12 अणु जल के, ये प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल या पर्णहरित की सहायता से क्या बनाते हैं, C6H12O6, और साथ में 6 ऑक्सीजन और 6 H2O भी उत्पन्न करते हैं। अब वास्तव में यदि देखा जाए तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल का तो ऑक्सीकरण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन से ग्लूकोज का एक अणु बनता है और उसके लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, यानी फोटोन या क्वांटम की आवश्यकता होती है, प्रकाश ऊर्जा जिसको हम क्वांटम के द्वारा दर्शाते हैं। अब 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन से एक ग्लूकोज अणु बनता है, यानी 6 कार्बन डाइऑक्साइड अणुओं का अपचयन जो है वो प्रकाश के द्वारा किया जाता है। इनमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका अपचयन करने के लिए जितने फोटोन या जितने क्वांटम चाहिए उसको हम कहते हैं क्वांटम आवश्यकता। तो प्रकाश संश्लेषण में एक परिभाषा आ गई, क्वांटम आवश्यकता क्या है, सीधा सा इतना ध्यान में रखें। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में एक CO2 अणु, एक कार्बन डाइऑक्साइड अणु का अपचयन करने के लिए आवश्यक फोटोन या क्वांटम को हम क्वांटम आवश्यकता कहते हैं। क्वांटम नीड ऑफ फोटोसिंथेसिस ये कहलाती है। ठीक है, सीधा सा। इसमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं और ये भूल जाए, मानकर चले इसको एक कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन, एक ग्लूकोज बनाने के लिए हालांकि कुल 6 कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करना पड़ता है, लेकिन एक कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करने के लिए जो प्रकाश चाहिए या जितने फोटोन की या क्वांटम की आवश्यकता होती है वही क्वांटम आवश्यकता है। फिर एक दूसरी चीज और, क्वांटम लब्धि, एक परिभाषा और आती है, क्वांटम लब्धि या क्वांटम प्राप्ति भी इसको कहते हैं। क्वांटम प्राप्ति हम किसे कहेंगे, एक फोटोन या एक क्वांटम ऊर्जा का अवशोषण करने पर जितने ऑक्सीजन अणु मुक्त होते हैं वो ऑक्सीजन अणु क्वांटम लब्धि में शामिल किए जाते हैं। तो ये कह सकते हैं कि एक फोटोन का अवशोषण करने पर, होने पर मुक्त O2 अणु क्या कहलाते हैं, क्वांटम लब्धि कहलाते हैं।
तो यहाँ पर इसके आधार पर ये दो परिभाषाएं बनी हैं, रट के इसको ध्यान में रख लें। सीधा सा है, एक कार्बन डाइऑक्साइड अणु का अपचयन करने के लिए आवश्यक फोटोन को क्वांटम आवश्यकता कहते हैं, और एक फोटोन का अवशोषण होने पर जितने ऑक्सीजन उत्पन्न होते हैं वो क्वांटम लब्धि कहलाते हैं। तो आवश्यकता जिसकी जरूरत पड़ती है, लब्धि जो उत्पन्न होते हैं वो। तो इसके आधार पर ये दो परिभाषाएं क्वांटम में आवश्यकता और क्वांटम लब्धि से संबंधित ये होगी। तो इसमें हमने प्रकाश संश्लेषण के संबंध में जो शुरुआती बातें हैं उनमें पढ़ी, प्रकाश संश्लेषण का इतिहास, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, प्रकाश संश्लेषण में जो प्रकाश चाहिए उसमें से कौन सा प्रकाश प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, और उसके बाद में प्रकाश संश्लेषण के अंदर एक और महत्वपूर्ण चीज पर्णहरित। पर्णहरित जो है वो प्रकाश संश्लेषी वर्णक है। पादपों में अलग अलग वर्णक अणु पाए जाते हैं, प्रकाश ऊर्जा को, फोटोन को या क्वांटम को अवशोषित यही वर्णक अणु करते हैं। ये वर्णक अणु प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो काम आते हैं वो कौन से हैं, उनकी विभिन्न श्रेणियां वगैरह जो हैं या उनकी विशेषताएं जो हैं वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज हमने दो चीज पढ़ी, प्रकाश संश्लेषी स्थल और प्रकाश की प्रकृति, जो छोटे छोटे टॉपिक है इनमें हमने पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में काम में आने वाले वर्णक और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि जो है उसका अध्ययन हम कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।